हेलो, वेलकम टू एएस एंग्लो क्लासेस। और आज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक लड़की टोकरी के साथ। इसमें एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो टोकरी बनाती थी और ये स्टोरी हम तक पहुंचाई है विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस का पूरा नाम है विलियम कैंपबेल डगलस। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये बहुत अच्छे ऑथर राइटर थे और ये 1950 में इंडिया आए और हमें आजादी मिली थी 1947 में, है ना। और ये 1950 में आए और ये जब विलियम सी डगलस दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में कुछ जो इनके अनुभव रहे, जो इनके एक्सपीरियंसेस रहे, वो इन्होंने हमारे साथ शेयर किए। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये चैप्टर मैं कैसे पढ़ाऊंगी। पहले मैं इस चैप्टर के बाद पैसेज वाइज में इसके मेन पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी। इसलिए पूरा चैप्टर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं चैप्टर को की पॉइंट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट पैरा देखिए, फर्स्ट पैरा आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली वाला है। इस पैराग्राफ में दो चीजें बताई गई हैं हमें। पहली चीज ये बताई गई है कि लेखक जो है, राइटर जो है, वो हिमालय पर्वत की तरफ जा रहा है। उसका रास्ता ऐसा ही है, पहले वो बरेली तक ट्रेन से गए, उसके बाद रानीखेत कार से गए। रानीखेत एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और उसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भाग है। देखिए, आप इस पिक्चर से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो पहले हमें क्या चीज याद रखनी है कि राइटर जो है रानीखेत गया, जो हिल स्टेशन है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भूभाग है। इसी में उन्होंने दूसरा जो उन्होंने बात स्पष्ट करी है, जो बात बताई है, वो प्लेटफॉर्म का सीन बताया है। रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही है तो जैसे ही ट्रेन हर स्टेशन पे रुक रही है, राइटर जहां भी ट्रेन रुकती है, जिस भी स्टेशन पे, वो तुरंत स्टेशन पे बाहर निकल आते हैं प्लेटफॉर्म पे और वहां लोगों से बात करते हैं। उन्होंने लोगों को डिस्क्राइब किया है कि प्लेटफॉर्म पे जो लोगों की भीड़ थी, एक तो भीड़ से भरे हुए थे जिनमें सभी प्रकार के व्यक्ति थे, सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले सभी थे और लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहन रखे थे। ये उस समय की बात है, 1950 आजादी हमें मिली थी। उस समय सभी लोग खादी के वस्त्र पहना करते थे। तो ये उस समय की बात है। और राइटर का कहना है जब वो 3 व्यक्तियों से बात करते थे तो उन्हें एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता था जो उनसे इंग्लिश में बात कर सके। तो ये जो है, ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने बताया। तो इनको हम 2 सीन से याद रखेंगे, एक तो हिमालय रेंजेस से और प्लेटफॉर्म के सीन से। देखिए, दूसरा जो पैराग्राफ शुरू होता है वो होता है द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि जिस रास्ते से विलियम सी डगलस रानीखेत की तरफ जा रहे थे, वो रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से होकर जाता था। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था जो समुद्र स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। अब इसमें इसको हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद रखेंगे कि ऊपर की 3 लाइनों में गंगा का वर्णन किया गया है कि गंगा जो है वो भूरे रंग की मिट्टी से भरी हुई थी, बाढ़ की पानी से उमड़ी हुई थी, उसके बहाव में हजारों एकड़ धान के खेत डूबे हुए थे या गंगा ने डुबो रखे थे। देखिए, जहां भी नदियां हैं उधर के क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं, वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और वहां खेती बहुत अच्छी होती है। तो धान के लिए तो पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो धान के खेत जो है वो पानी से लबालब डूबे हुए थे। इसके बाद इन्होंने आगे की लाइंस में बताया है कि वहां पर जो जंगल थे, वो जंगल में पवित्र बैनियान यानी बरगद के पेड़ थे
और पाखड़ के पेड़ थे जिनके तने बहुत मोटे थे। जैसे यूरोप में एल्म वृक्ष होता है जिसके तने मोटे होते हैं और वृक्ष मुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार के वृक्ष थे। उन्होंने ये भी बताया कि घास जो थी वो बहुत ऊंची थी, आदमी के सर से भी ऊंची। यदि आप एवरेज आदमी की हाइट 5 फुट 6 इंच या 7 इंच मान के चलते हो तो 6-6 फुट की घास थी कि व्यक्ति दिखाई ना दे, व्यक्ति के सर से ऊंची घास थी। इसके बाद उन्होंने इसी में आगे बताया कि जो ये जंगल थे इनमें घर थे। किस किस के घर थे? इनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे। धरती ऐसी दिखाई देती थी जैसे आसमान को छू रही हो। ये कहते हैं कि इसके बाद इन्होंने बताया कि जब वो जिस रास्ते से जा रहे थे उसके दोनों तरफ गांव थे और उन गांव में जो घर थे उन घर का डिस्क्रिप्शन उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि उनकी जो झोपड़े थे वो नुकीली छत पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे। बांस और घास, सूखी घास से बने हुए घर थे और उनकी जो दीवारें थी वो पानी, गोबर और मिट्टी इनका मिश्रण से बनी हुई थी। उन पे लेप कर रखा था पानी, गोबर और मिट्टी का। तो इस तरह से इन्होंने गांव के जो घर थे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, उनको बताया है। इन्होंने लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि कद्दू की बेल थी वो फुल ब्लूम पे थी, यानी उसमें बहुत फल आ रहे थे और नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों के समान दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये खत्म हो जाता है। अब थर्ड पैराग्राफ पे जब हम आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है एट वन स्टेशन ट्यून, ये आप यहाँ पे देखेंगे यही है। देखिए एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। तो ये थर्ड पैराग्राफ है। इस थर्ड पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि एक स्टेशन पर जब राइटर उतरते हैं तो कुछ बच्चों का झुंड उनको घेर लेता है और ये बच्चे क्या होते हैं? ये टोकरी बेचने वाले बच्चे होते हैं। ये हाथ से बुनी हुई और बेत होता है ना जिसे सरकंडा भी कहते हैं, उसकी साधारण रूप और आकार की टोकरियां बेच रहे थे ये बच्चे। और ये जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि टोकरी खरीद लो। और एक अमेरिकन को देखकर उन्हें लगा कि बहुत एक अमीर उन्हें कस्टमर, एक ग्राहक मिल गया है, खरीदार मिल गया है, तो वो प्रयास कर रहे थे कि वो ये टोकरियां खरीद लें। जोर जोर से बोल रहे थे। उनके शब्द डगलस जी को समझ में नहीं आए, लेकिन वो ये बात समझ गए कि ये टोकरियां खरीदने के लिए मुझसे कह रहे हैं। अब ये उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि ये बच्चे कौन थे। ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन का, पार्टीशन का आदेश हुआ तो लाखों लोग अपना घर, व्यापार सब पाकिस्तान में छोड़कर करीब 90 लाख लोग भारत आए और वो बहुत गरीब थे। कुछ सामान लेकर वहां से चले, खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से चले। और पैदल यात्रा करने के से क्या परिणाम हुआ कि जो थोड़ा बहुत भोजन लेके चले थे वो रास्ते में खत्म हो गया और वो जो सामान था वो भी समाप्त हो गया। तो कुछ तो यात्रा करने के बाद भूख और कमजोरी के कारण रास्ते में गिर गए और वहीं मर गए। और जो कुछ यहाँ पर पहुंचे उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाई और छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर उन बाजारों में बेचना शुरू कर दिया जो बाजार पहले से ही व्यापारियों से भरे हुए थे। अब इन बाजारों में, भरे हुए बाजारों में अपनी छोटी चीजें बेचकर अपनी जीविका कमाने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने घास के और कपड़े के छोटी छोटी हट बनाई, तंबू बनाए और सड़क के किनारे रहने लगे। तो ये जो बच्चे थे इन शरणार्थियों के बच्चे थे। इसमें इन्होंने एक और पैराग्राफ है, फोर्थ जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने जिक्र किया है पीजेंट्स। पीजेंट्स माने होता है किसान, किसानों के बारे में कि इन शरणार्थियों में जो किसान थे वो तो पूरे जीवन भर थोड़े में गुजारा करने की उन्हें आदत होती है, तो वो अभ्यस्त थे क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी $100 से ज्यादा नहीं होती, ये डॉलर डगलस जी के शब्दों में। और इनका कहना यह है कि
यानी इन्हें $2 प्रति सप्ताह के हिसाब से मिलता है। यदि हम आज के युग में भी $2 का मान के चले तो 140 रुपये बैठता है 2 हफ्ते का, यानी एक दिन का होता है 10 रुपये। आप बताइए 10 रुपये में कोई कैसे खाना खा सकता है। वो कहते हैं उन्हें दिन भर में एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, कभी कभी एक कटोरी दाल, मट्ठा और शायद कभी बकरी के दूध का बना पनीर उन्हें मिल जाता था। उन्हें ना चाय मिलती थी, ना कॉफ़ी मिलती थी, ना घी मिलता था, ना मक्खन, ना दूध, ना मिठाइयाँ, ना मीट, कुछ भी नहीं मिलता था। ये बच्चे ऐसे शरणार्थी गरीब हिंदुस्तानियों के बच्चे थे। अब इन्होंने सोचा कि इन बच्चों से कुछ ले लेते हैं, 5 खरीद लेते हैं। तो 5वें जो पैराग्राफ है उसमें इन्होंने कुछ सामान खरीदा। अब कुछ सामान क्या खरीदा, देखिए इन्होंने 5वें पैराग्राफ में इन्होंने ये लिखा, आई बॉट 1 टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास। कुछ आनों में इन्होंने एक छोटी टोकरी खरीदी, कुछ पैसों में फलों की टोकरी खरीदी, फिर 1 रुपए की एक सुंदर टोकरी कूड़े के लिए खरीदी, एक सुंदर सिलाई के लिए टोकरी खरीदी, 1-2 आने के कुछ उन्होंने पंखे खरीद लिए। अब उनके दोनों हाथ भर गए। तब भी बच्चे उनको चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए थे। तभी उनकी नज़र एक ऐसी बच्ची पर पड़ी जो 9 वर्ष की थी और बहुत ही अर्नेस्ट प्लीडर थी, बहुत ही ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट, उसने एक हैंडल वाली जो बास्केट टोकरी ले रखी थी, तो उस टोकरी की खूबियां बता रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी बार बार कि ये टोकरी खरीद ली जाए। उसकी आंखों में आंसू थे और वो इस तरह से विनती कर रही थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए, किसी का भी हृदय उसको देखकर पिघल जाए। अब मिस्टर डगलस की दोनों हाथ भरे हुए थे और उनको ना तो ज़रूरत थी ना आवश्यकता थी और टोकरी खरीदने की, तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में यानी उल्टे हाथ में सारी बास्केट्स को मैनेज करते हुए उन्होंने क्या किया, सारी बास्केट्स को मैनेज करके और कुछ पैसे निकाले और करीब 15 सेंट्स थे, वो उन्होंने उस बच्ची की टोकरी में डाल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने टोकरी में डाले, वो लड़की नाराज हो गई और वो जो 9 साल की लड़की थी, गरीबी की हालत में थी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और उसने एक मैच्योर विमेन की तरह, एक परिपक्व महिला की तरह अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और वो पैसे निकालकर और उनको वापस कर दिए। जब उनको ये पैसे वापस कर दिए तब उनके पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने अल्टीमेटली वो टोकरी खरीद ली और उसको 30 सेंट्स दे दिए। वो आंसू पोंछती हुई वहाँ से भाग गई। अब यहाँ जो विलियम सी डगलस थे वो इतने इम्प्रेस हुए उस लड़की से कि उन्होंने ये बात, जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले तब उनको भी ये बात बताई। उन्होंने कहा कि यही कारण है जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा हूँ। मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वालों को भी देखा, ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को भी देखा। उनमें गौरव, शालीनता और उच्च नागरिकता की भावना थी। उनमें स्वतंत्रता की प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। इस सुंदर से बच्चे ने, जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी तथा सही भाषा और आचरण भी जो नहीं जानती थी, उसने मुझे भारत के लोगों की महान भावना की, भारत की आत्मा की झलक दी, तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। तो ये स्टोरी मैंने आपको पूरी पॉइंट्स वाइज बता दी है, लेकिन अब मैं आपको पिक्चर वाइज एक बार इसका रिवीजन कर देती हूँ। देखिए, हमने जो फर्स्ट पिक्चर देखी थी, वो हमने फर्स्ट पिक्चर देखी थी, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में था हिमालय का सीन। तो पहली बात हम ये याद रखेंगे कि विलियम सी डगलस रानीखेत जा रहे थे, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ये ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने स्टेशन का सीन डिस्क्राइब किया है, जिसमें तरह तरह के लोग स्टेशन पे इकट्ठे थे, जिसमें पुजारी थे, भिखारी थे, फेरी वाले थे, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठा थे। ये उन्होंने प्लेटफॉर्म सीन
बताया है। इसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने फर्स्ट 3 लाइंस में गंगा का वर्णन किया है कि गंगा जो है वो अपने फुल पूरी तरह भरी हुई थी, पानी बहाव पे था, उमड़ा हुआ था और धान के खेतों को डुबो रखा था। इसके दूसरे सीन से हम याद रखेंगे कि पाखड़ के और बनियान के पेड़ जंगलों में लगे हुए थे। तरह तरह के जानवरों के घर थे, जिसमें शेर, चीता, हाथी, अजगर के घर थे ये जंगल। इसके बाद उन्होंने विलेज, गांव में झोपड़ी किस तरह की थी इसका वर्णन किया है कि झोपड़ी नुकीली छत की थी और सूखी घास और बांस से बनी हुई थी। दीवारों पर मिट्टी, पानी और गोबर का मिश्रण लगा रखा था। इसके बाद जब वो एक स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ पे बच्चों का एक झुंड उनको घेर लेता है जो टोकरियाँ बेच रहा होता है, और वो कई टोकरियाँ खरीद लेते हैं और इन बच्चों के बारे में वो बताते हैं कि ये बच्चे उन शरणार्थी भारतीयों के बच्चे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए थे। इसके बाद वो कुछ टोकरियाँ उन बच्चों से खरीद लेते हैं, उनके दोनों हाथ भर जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो केवल 9 साल की है। उसने हैंडल वाली एक टोकरी ले रखी है और बार बार वो टोकरी उनसे खरीदने की जिद कर रही है। कुछ समझ में नहीं आता मिस्टर डगलस को और वो उसको पैसे दे देते हैं। वो नाराज़ हो जाती है, एक स्त्री की भांति वो उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देती है, और जब वो पैसे वापस लौटा देती है तो विलियम सी डगलस समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती की। नाउ ही डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो वो उसको उसकी टोकरी खरीद लेते हैं। वो आंसू पोंछकर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। और देखिए इसके बाद जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं तो वो इस लड़की की बात, डॉक्टर डगलस इस लड़की की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं और कहते हैं कि वो क्यों भारत से इतना प्यार करने लगे हैं। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन से। हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की। देखिए इसमें दूसरा पैराग्राफ है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए सबसे पहले मैं यही बताऊंगी। इसका रेफरेंस बनेगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस एन अमेरिकन ऑथर। इसके बाद जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट हम इस तरह से बनाएंगे कि जो लगभग सभी में चल जाए। तो इसका हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। ड्यूरिंग हिज विजिट of India, the writer travelled from New Delhi to Ranikhet by train, and in this lesson he describes his journey and experiences during this visit. ठीक है, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। In these lines, the writer describes the scene of a platform. On the platform, there were people of all religions and professions. Generally, they were barefooted and wearing loose white garments. इसके बाद आप लिखिएगा कि author had to ask at least 3 to 4 people before he could find one man who could speak English. तो ये हुआ इसका जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड देखिएगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन में देखिए ये पैराग्राफ जो है, आई बॉट वन टाइनी बास्केट, इसमें आप 1 2 3 4 लाइन छोड़ दीजिए। 5वीं लाइन में देखिए, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं और ये कई बार एक्सप्लेनेशंस के लिए आती हैं। और इसमें आप लिखेंगे, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही हो जाएगा। आप जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे, among the refugee children there was a girl who was the most hardworking and aggressive sailor. She was beautiful and just 9 years old. She was very honestly requesting the author to purchase her lovely basket which had a handle. She wanted to sell this basket only for 30 cents. How many? 30 cents.
Since the author had already purchased many baskets, he was unable to buy more. Therefore, the girl had tears in her eyes and she was pleading and requesting again and again to the writer to purchase the basket, and she was pleading in this way that would squeeze anyone's heart. ये हुआ आपका सेकंड एक्सप्लेनेशन। लास्ट पैसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आता है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे लिखेंगे। The author was very much impressed by the beautiful girl who was just 9 years old. She represented as a brave and dignified citizen of India. The writer said that he found that the Indians were honest, diligent and decent people. They have passion for their independence and citizenship. फिर राइटर कहते हैं, the writer said that the girl who was born in poverty, she is not ready to beg. She was not literate. She have not manners how to behave. Still she know the feeling of self-respect. Still she was aware of her self-respect. This girl had shown him the glimpse of true and real India. So the writer fall in love with Indian people. यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म हो जाता है, और इस एक्सप्लेनेशन में हम ये देखेंगे कि हमने 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे वो कवर कर लिए हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको और वीडियोस मिलती रहें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।